रिकमेंडेशन आज की वीडियो में हम जो है ना जो जॉब रिलेटेड पोर्शन है ZTVL का जो अभी 1/7/2024 को जो पेपर हुआ है डे स्टूडेंट OD3 पोस्ट के लिए उसका हम जो है ना वो जॉब रिलेटेड पोर्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये फॉर ए प्रोडक्ट इज़ Rs 120 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज़ Rs 80, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। अब देखो डिस्कशन, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली कंपनी के लिए क्या होती है, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। ठीक है, ये क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। ठीक है, अब मैं क्या, एक तो इनकम स्टेटमेंट तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं और एक दूसरा फार्मूले से। अब इसका फार्मूला क्या है, देखो फार्मूला प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, देखो प्रॉफिट, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस में से जब आप कॉस्ट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, या दूसरे अल्फाज में क्या है, आप उसमें से क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आप माइनस करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, तो आप सेलिंग प्राइस में से जब इसके एक्सपेंसेस है, ठीक है, आप एक्सपेंसेस है या उनकी जो है ना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आप माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास प्रॉफिट आ जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर ए प्रोडक्ट इज़ 120, ये क्या है, वो आप हमें एक्सपेंसेस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, यानी हमारे क्या है, एक्सपेंसेस क्या हुए, एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने कहा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस फार्मूले के तहत मैं इसको सॉल्व करूँगा। ये क्या है, 120 है, और फिर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो क्या है, वो खुद इसने दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वो 80 है। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, तो वो क्या है, वो 80 है, और आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ सेलिंग प्राइस बताओ, यानी SP बताओ। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस आप क्या करो, हमें बताओ। ठीक है, अब सिमिलर ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। ठीक है, सिमिलर ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, सेलिंग प्राइस है, माइनस क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको आप इस तरह भी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है डेयर स्टूडेंट, वो 80 है, हम यहाँ पर 80 लिख देंगे प्रॉफिट की जगह। ठीक है, और फिर सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस तो हमने फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसको एक्स लगा देंगे, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है XYZ हम लगा देंगे। और एक्सपेंसेस इसने कितनी बताई हैं, देखो द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर प्रोडक्ट इज 120। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, 120 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हमने एक्स को इस साइड पे छोड़ना है, और ये क्या है, -120, इक्वेशन को दूसरे साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो 80 है, तो यहाँ पर क्या 120 के साथ क्या है, माइनस है, जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, और पीछे क्या रह जाएगा, वो एक्स रह जाएगा, या क्या है, या आप उसको कह सकते हैं सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, 120 प्लस 80 कितना होता है, 200 होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस जो है ना वो इस प्रोडक्ट की आ गई है, वो कितनी आ गई, 200 हमारे पास क्या आ गई, वो हमारे पास आ गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जब इनकम स्टेटमेंट बनती है ना, मैंने बताया था, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होती है, रेवेन्यू पहले आती है, उसमें से फिर क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो जाती है, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाता है, हमारे पास निकल आ जाता है। अब देखो ये रेवेन्यू क्या है, देखो रेवेन्यू क्या है, देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वो बात कर रहे हैं, मैं इनकम स्टेटमेंट दूसरे मेथड से बता रहा हूँ कि ठीक है, आपका आंसर आ गया। अब मैं ये दूसरी तरह जो इनकम स्टेटमेंट वाले मैनेजमेंट साइंस वाले, कॉमर्स और स्टूडेंट वाले जो करते हैं। ठीक है, अभी देखो रेवेन्यू क्या है, ये हमने फाइन करनी है, सेलिंग प्राइस क्या है, ये रेवेन्यू ही है ना, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमें नहीं पता, ये हम यहाँ पर एक्स लिख देंगे। ठीक है ना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, 120 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट ने खुद दी है कि क्या है, 80 है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स पे जाएंगे। ठीक है, देखो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है ना, ये क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो इसमें से ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम इसको रिवर्स जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं आ रहे, यहाँ से नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो 180 में से क्या करें, जब हम 20 जमा करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उस प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी, इसकी रेवेन्यू जो है या हमारे पास क्या होगी, वो उस प्रोडक्ट की आ जाएगी। ठीक है, या इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये इनकम स्टेटमेंट तरीके से आप इस तरह फाइंड करेंगे, और बाकी जो फार्मूला है ये वाला, इसके थ्रू आपने डायरेक्ट क्या करना है, ये सवाल आपने फाइंड करना है। ठीक है, इसका आंसर है। अच्छा देखो नेक्स्ट सवाल क्या आया था, इन फाइनेंशियल टर्म्स व्हाट डज इंटर्न IRR रिप्रेजेंट्स। ठीक है, इसे क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेवेन्यू रेट, इंटरेस्ट रेट रेवेन्यू, या इंटरनल रिस्क रेशो। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट, ये क्या है, कैपिटल बजटिंग की एक टेक्निक है। ठीक है ना, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल
रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। ठीक है, ये हमें परसेंटेज की फॉर्म में बताता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उससे हम कितना प्रॉफिट हम लेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट किस फॉर्म में बताते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में बताता है। और ये क्या है, बेसिकली कैपिटल बजटिंग की एक टेक्निक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम इवेलुएट करते हैं कि हम इसमें प्रोजेक्ट में करना चाहिए इन्वेस्टमेंट या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये बताता है कि अगर हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, परसेंटेज की फॉर्म में हमें बताता है। ठीक है, अच्छा डियर, फिर नेक्स्ट है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इज एसेंशियल कंपोनेंट इन कैलकुलेटिंग नेट इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो डियर, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं, कंपनी के जितने भी साल के दौरान रेवेन्यू या सेल्स होती है वो आप लिखते हैं। ठीक है, फिर उसमें से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है या इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, वो आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाता है, यानी आप रेवेन्यू में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप जब माइनस करते हैं, जिसको डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, जब आप माइनस करेंगे तो अब आप क्या चीज़ कैलकुलेट कर जाते हैं, आप जनाब आपको क्या हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाता है, वो आप कैलकुलेट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या क्या कहते हैं कि एसेंशियल कंपोनेंट इन कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी को कैलकुलेट करने के लिए आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस में से माइनस करते हैं, रेवेन्यू या सेल में से माइनस करते हैं। ठीक है, जो वैल्यू निकल आ जाती है वो क्या होती है, वो ग्रॉस प्रॉफिट होती है। ठीक है, अच्छा डियर सुन, ये इंटरेस्ट रेट के बारे में ना पूछा गया था ना सवाल, ठीक है ना, कि इंटरेस्ट बताओ, लेकिन सेम क्वेश्चन में ये आपसे सवाल पूछा गया था पहले कि बताओ कि ये क्वेश्चन पूछा था पहले ये कि इंटरेस्ट रेट का फार्मूला बताओ कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ये पहले आपसे पूछा था सवाल। ठीक है, और फिर इसके बाद आपसे न्यूमेरिकल भी है ना कहीं भी पूछा था। ठीक है, तो हम पहले फार्मूला देखते हैं। तो डेट ऑफ इंटरेस्ट के और रेट क्या होता है, जब आप इंटरेस्ट मालूम करते हैं ना, उसमें से आप क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, ये इनका फार्मूला है। ठीक है ना, प्रिंसिपल की अमाउंट, फिर आप क्या करते हैं, रेट क्या होता है, यानी आपको इंटरेस्ट जो रेट होता है वहाँ पर गिवन होता है। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, जितनी ड्यूरेशन के लिए आपने इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तीनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट यानी इंटरेस्ट रेट, और मल्टीप्लाई बाय जो टाइम है। ठीक है, और टाइम कितने पीरियड के लिए जो आप वो करते हैं, इंटरेस्ट आपने लेना है। ठीक है, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका कौन सा आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर। प्रिंसिपल अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट वो होती है, मिसाल के तौर पर क्या है, आप 15 लाख रुपया क्या है बैंक में आप अलग रखना चाहते हैं, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जो 15 लाख रुपया है, ठीक है, जो कि आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिससे करना चाहते हैं, वो क्या है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी। ठीक है, और ये क्या है, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो बात कर रहे हैं, और ये टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए आप जो है ना वो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 3 साल के लिए या 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट आप मालूम करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सुन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मर टुक अ लोन ऑफ आरस 15 लाख फॉर एन एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने, अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, KPSC हो, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई अकाउंट ऑफिसर, सीनियर एडिटर का, या मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी जॉब आती है उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट और इंटरव्यू की, तो मैं इसकी क्लासेस जो है मैं देता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जो डेमो लेक्चर है, ठीक है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप डेमो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है डियर, सुनने के बहुत शुक्रिया। लोन लिया है, तो ये बेसिकली जो लोन है ना, ये प्रेजेंट के लिए क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इसने मैच्योरिटी के ऊपर क्या करना है, इसने वापस करना है बैंक को। ठीक है, यानी 3 साल बाद इसने वापस करना है। ठीक है, यहाँ पर 3 साल के लिए ये लोन ले रहा है। ठीक है, 3 साल के लिए उसने पेमेंट करनी है लोन की। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या है, 15,000 रुपीज़ है इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, और फिर क्या यहाँ पर लिखा हुआ है एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ RS 8,000। ठीक है, अब ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है। ठीक है ना, ये इसके लिए रेट दिया है, ये कौन सा रेट है, ये इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो वो कितना है, 8% है। ठीक है, और फिर इसने यहाँ पर दिया है टाइम दिया है। ठीक है ना, टाइम कितने टाइम के लिए वो करेगा। ठीक है, इफ़ द लोन इज़ टू बी रिपेड विद इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, उसने 3 इंस्टॉलमेंट में उसने रिपे करना है। ठीक है, तो ये 3 साल के लिए ये कर रहा है। ठीक है, तो इसका टाइम क्या होगा, 3 ईयर्स होगा। ठीक है, 3 ईयर्स होगा। ठीक है देखो, अब ये देखो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी आ गई, रेट भी आ गया, टाइम भी आ गया। वो हमसे पूछ रहा है इंटरेस्ट रेट, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
ये इसने पूछा है कि आप बताओ कि टोटल इंटरेस्ट वो कितना पे करेगा, ठीक है। अब ये देखो फार्मूला वही है, ठीक है। ये देखो इंटरेस्ट रेट आप फाइंड कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट रेट कितना इंटरेस्ट सॉरी पेमेंट कितना करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या है टाइम पीरियड। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो 15,000 रुपीज़ है, रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो 8% दी है, ठीक है। ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और टाइम कितने ड्यूरेशन के लिए कर रहा है वो 3 साल के लिए कर रहा है, ठीक है। ये तो 150 अब ये देखो 15×3 45 हो गया, ठीक है। 15×3 45 मल्टीप्लाई बाय 8%, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना ये 45,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 100 हम कर देंगे, ठीक है। बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लेना। तो हमारे पास क्या आ जाता है फिगर, हमारे पास 3,600 रुपीज़ आ जाती है, ठीक है। अब ये देखो जो हमारे पास फिगर आ गया ना, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना, टोटल इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। ये जबकि सवाल में जो है ना 150 पूछा है कि टोटल इंटरेस्ट पेमेंट बताओ, लेकिन यहाँ पर देखो 1,000 रुपये लिखा है, 1,200 लिखा हुआ है, 1,500 लिखा हुआ है और ये 1,800 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई भी 150 क्या है वो कोई भी एक नहीं है, ठीक है, आंसर नहीं है। तो इसमें से 150 क्या होता है, जब आप जो है ना देखो ये 3 साल के लिए जो है ना क्या है ये इंटरेस्ट पेमेंट है 3 साल के लिए ना, जब आप इनको 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे ना, देखो 3 कम 3 3 दूने 6 और 0 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये हमारे पास एक क्या हो जाता है, एक क्या होता है ये हमारे पास जो है ना क्या हो जाता है एक मंथ का या इंस्टॉलमेंट आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है एक इंस्टॉलमेंट आ जाता है, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट। यानी मैंने ये पहला इंस्टॉलमेंट मैंने क्या करना है 12,000 का करना है, फिर मैंने सेकंड 1,200 रुपये करना, फिर मैंने थर्ड क्या करना है 1,200 रुपये का करना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास अमाउंट आई थी ना ये 3,600, ये हमारे पास क्या थी टोटल इंटरेस्ट था, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया था, हमने 3 के ऊपर डिवाइड कर दिया क्योंकि वो कह रहा है कि 3 इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट करेगा। तो अगर अब मैं 3 के ऊपर डिवाइड कर तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पर इंस्टॉलमेंट की क्या आ जाएगी हमारे पास पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो अब सुनिए इसने सवाल में जो इसको ये पूछना चाहिए था कि यहाँ पर इसने टोटल इंटरेस्ट की पेमेंट लिखी है, हालांकि ये वो फिगर यहाँ पर 3,600 कहीं भी नहीं है। तो इसने ये पूछना चाहिए था कि हर वो क्या करेगा हर इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे करेगा, ठीक है। इसको सवाल इस तरह पूछना चाहिए था, ठीक है। तो अगर देखा जाए ना इसको अगर पर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देखें तो ये 1,200 रुपया जो है ना इसका बनता है, ठीक है। ये हालांकि एक्चुअल जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट कितनी बन रही है वो 3,600 रुपीज़ बन रही है, लेकिन ये सवाल में थोड़ा सा जो है ना वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्शन ऑप्शन को कौन सा होगा, वैसे हमारे पास आंसर करेक्शन ये है 3,600 रुपये है टोटल इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर सवाल में नहीं गिवन है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने पर जो है ना क्या है पर इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमने निकाल दिया, 3 के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 1,200 रुपये आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये सवाल आया था कि विच फाइनेंशियल मैट्रिक्स प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंपनी यूज ऑफ इट्स एसेट्स इन जनरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। देखो ये एक रेशोज है, ठीक है, यहाँ से पूछा गया था। तो देखो ये यहाँ पर ये कहते हैं कि ये इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, ये और हमारे पास आंसर है, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। रिटर्न ऑफ एसेट ये बताता है कि एक कंपनी कितनी एफिशिएंटली क्या है वो अपने एसेट को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। यानी वो अपने एसेट को कितनी अच्छी तरह क्या कर रहे हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं और इनसे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रेशो हमें कौन सा बताता है, वो हमें रिटर्न ऑन एसेट जो रेशो है, ठीक है, ये हमें बताता है कि कोई कंपनी अपने एसेट को कितनी अच्छी तरह क्या करता है उनको इस्तेमाल कर रहा है, उनको यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो रिटर्न ऑन एसेट है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये रेशो हम पढ़ते हैं ना एक यहाँ से इसने पूछा गया, ठीक है, इसमें दो तीन सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना। रेशो जो हम एनालिसिस करते हैं ना, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। अच्छा देखो फिर नेक्स्ट सवाल पूछा था कि फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यह पूछा गया था। तो रेवेन्यू माइनस नेट इनकम नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेट इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी नहीं है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं है, ठीक है। तो डिस्कशन मैंने बताया है कि जब भी आप क्या करते हैं रेवेन्यू, ठीक है ना, ये इसको सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। और रेवेन्यू और सेल में से, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आप माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो फिगर आती है वो क्या आता है हमारे पास, वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या देखो, रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी CGS डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब आप माइनस करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट हम इस तरह बनाते हैं। ठीक है, जो मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनको अच्छी तरह पता होगा कि ये हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा डियर, नेक्स्ट सवाल ये है कि इन फाइनेंशियल टर्म, मेरी राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, मैं साथ साथ बोलता भी हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, समझने में। इन फाइनेंशियल टर्म्स व्हाट डज ROI स्टैंड्स फॉर। ठीक है, इसका क्या मतलब है ROI? रिटर्न ऑन इंटरेस्ट नहीं, ये भी नहीं है। रेवेन्यू ऑन इंटरेस्ट नहीं, ये भी नहीं है। रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, ROI क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली इसका ये एब्रिविएशन है। फिर नेक्स्ट ये है कि फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज। ठीक है, ये आपसे फार्मूला पूछा गया है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं, ये फार्मूला भी नहीं है ROI का। नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं, ये फार्मूला भी नहीं है। नेट इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 ये फार्मूला भी नहीं है। तो करेक्ट फार्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक फार्मूला है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है डियर सुन। तो इसमें डियर सुन, ये क्या है, नेट इनकम क्या है, ये हमारे पास रिटर्न है। ठीक है ना, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है ना, उसमें से जो हमें रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, और ये क्या है, इनिशियल जो हम क्या, ये मेरी स्पेंडिंग है। ठीक है, जो चीज़ मैं पैसे लगा रहा हूँ, जितने मैं पैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या है, मैं 50,000 रुपया क्या मैं इनिशियली क्या है, मैं कोई पैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मैं स्पेंडिंग कर रहा हूँ, और इसके ऊपर जो है ना मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, 10,000 क्या आ रहा है, उसकी वो मुझे रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ROI मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा, रिटर्न मेरा क्या है, रिटर्न मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, 10,000 रुपये। तो मैं 10,000 को क्या करूँगा, ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, ये वाला नेट इनकम या रिटर्न। ठीक है, और मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 50,000 है, तो वो मैं क्या करूँगा, नीचे लिख दूंगा, और मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूँगा, मैं 100 के साथ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये देखो 50,000 रुपये मैंने 50,000 रुपये मैंने लगाए हैं, और मुझे कितना मिल रहा है, और मुझे 10,000 रुपीज़ वो रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, 3 0 यहाँ से फिर कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, एक और कट जाएगा। ठीक है, और ये 5 कम 5, 5 दूने 10 और 0, यानी क्या मतलब, मेरा जो ROI है ना, वो कितना मुझे मिल रहा है, वो 20% क्या वाला में मिल रहा है। ठीक है डियर सुन, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये ROI को मैंने क्या किया, इस फार्मूले की मदद से मैंने क्या किया, उसको सॉल्व किया, रिटर्न इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ये फार्मूला सिर्फ पूछा था, ये वाला। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट इनकम या रिटर्न डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा डियर सुन, फिर नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा गया टेस्ट में OG3 के लिए, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो डियर सुन, मैंने बताया कि रेशो एनालिसिस जो है ना, वो रेशो से सवाल जो है ना पूछे गए हैं। ठीक है, 3-4 सवाल पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फार्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी नहीं है। नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, नेट इनकम। ठीक है, इसको जब आप रेवेन्यू या सेल के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, वो निकल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो डी ऑप्शन है। ठीक है, नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अच्छा डियर, फिर अब नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा था कि इन NPV, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू से कहते हैं। ठीक है, ये कैपिटल बजटिंग की एक टेक्निक है, मैं इसमें डिटेल में बता चुका हूँ। इन NPV एनालिसिस इफ द कैलकुलेटेड NPV इज पॉजिटिव इट इंडिकेट्स। ठीक है, ये मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, जो मैं जॉब रिलेटेड में MCQs करा रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी NPV जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, और ये क्या आ जाए, यानी ग्रेटर देन 1 आ जाए, मतलब क्या है कि वो आंसर अगर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, ग्रेटर देन 1 या पॉजिटिव अगर आपका आंसर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना, ठीक है, वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको प्रॉफिट क्या होगा, उस प्रोजेक्ट से आपको मिलेगा, अगर NPV कैलकुलेट करने के बाद वो ग्रेटर देन 1 आ जाए। ठीक है, या सिंपली पॉजिटिव आ जाए।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपको फिर क्या होगा, ये प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करते हैं वो शो करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपका एनपीवी क्या आ रहा है लेस आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो ना क्या होगा वो उस प्रोजेक्ट में लॉस होगा। ठीक है, तो ये है, अगर आपका एनपीवी क्या आ जाए इक्वल टू 1 आ जाए ना, तो ये कौन सा ये पॉइंट होता है, फिर ये क्या होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है ना, यानी इस पॉइंट के ऊपर आपको ना प्रॉफिट उस प्रोजेक्ट से होगा, ना आपको जो ना क्या होगा, ना आपको लॉस होगा। ठीक है ना, वो ब्रेक इवन पे होगा। कब होगा, जब एनपीवी 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो जब एनपीवी पॉजिटिव या 1 से ग्रेटर आ जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर एनपीवी 1 से लेस आ जाए या नेगेटिव आ जाए, ठीक है, जिस तरह पॉजिटिव होता है यहाँ पर क्या है नेगेटिव। ठीक है, एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव या लेस देन 1 आ जाए तो फिर क्या होगा, उस प्रोजेक्ट से आपको लॉस होगा। ठीक है, अगर 1 के बराबर आ जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे, यानी उस प्रोजेक्ट से ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्कशन पूछ रहा है कि अगर एनपीवी आपका प्रॉफिट होगा तो फिर क्या होगा, तो आप उस प्रोजेक्ट से आपको प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ठीक है डिस्कशन, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा डियर, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा था कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो डियर मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में जॉब रिलेटेड में कि एनपीवी क्या हो जाता है, बेसिकली एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक है। ठीक है ना, कैपिटल बजटिंग क्या है, वो टेक्निक है। ठीक है ना, जिसकी थ्रू आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने फिक्स एसेट लेने होते हैं, उसको आप इवेलुएट करते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट में उसको इसमें इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। ठीक है, जिसके लिए भी आपको एनपीवी की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एनपीवी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट टू एस्टिमेट रिस्क। नहीं, ये प्राइमरी, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि प्राइमरी पर्पस बताओ, मेन पर्पस इसका बताओ। ठीक है, मेन पर्पस पूछ रहा है। टू डिटर्मिन लिक्विडिटी नहीं, टू इवेलुएट मार्केट शेयर नहीं, और क्या डी कौन सा, टीएसएस प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो हमें ये करेक्ट ऑप्शन है। तो एनपीवी किस लिए कैलकुलेट की जाती है, ताकि आप प्रॉफिटेबिलिटी को एसेस करने के लिए, ताकि इसमें हम प्रोजेक्ट में मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी वो किस सूरत में बताता है, वो आपको एब्सोल्यूट अमाउंट में आपको क्या बताया, आपको प्रॉफिटेबिलिटी उस प्रोजेक्ट से बताते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि 1000, 500, 3000 रुपीज़, ये क्या एब्सोल्यूट अमाउंट है, तो एब्सोल्यूट फॉर्म में आपको बताता है। ठीक है, और एक होता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, लेकिन वो क्या है, वो आपको परसेंटेज की फॉर्म में बताता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, जबकि एनपीवी आपको प्रॉफिटेबिलिटी तो बताता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट फॉर्म में बताता है, यानी क्या इस फॉर्म में बताता है 1000, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है, इस अमाउंट में आपको, अमाउंट की फॉर्म में आपको जाना प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि इस प्रोडक्ट से आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और आईआर परसेंटेज की फॉर्म में बताता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या से होगा, प्राइमरी जो इसका जो पर्पस है वो क्या है, वो एसेस है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द, ठीक है, प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्या है कि इफ़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ए प्रोडक्ट इज 50 एंड सेलिंग प्राइस इज 80, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो आपसे क्या था, आपसे ग्रॉस प्रॉफिट क्या था, वो आपसे जो ना बेसिकली पूछा गया है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आपसे पूछा है, सॉरी डियर स्टूडेंट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपसे पूछा है। ठीक है ना, यानी आपने परसेंटेज की फॉर्म में उसको आंसर दोनों देना होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट क्या होता है, ग्रॉस जो प्रॉफिट होता है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, ये बेसिकली इनका फार्मूला मैंने बताया था कि ये नेट इनकम होती है। ठीक है, और नीचे आप जो है ना रेवेन्यू में से डिवाइड कर लेंगे, नेट इनकम के ऊपर रेवेन्यू जब आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। ठीक है, जब आप उसको 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या है, नेट इनकम है। ठीक है, यहाँ पर नेट इनकम लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट क्या देखो, सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है ना, नेट इनकम देना, जिस तरह मैंने प्रॉफिट का फार्मूला बताया था ना, ये या इस तरह लिखो प्रॉफिट। ठीक है ना, प्रॉफिट की किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट यहाँ पर क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से जब आप क्या करते हैं, एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ना, तो आपके पास क्या हो गया, प्रॉफिट या नेट, या जो क्या है, नेट इनकम। ठीक है, प्रॉफिट या नेट इनकम, NI है। ठीक है, नेट इनकम, ये क्या है, नेट इनकम है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, निकल आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पर इसने खुद दी है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, बेसिकली ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, हम इसको एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 लिख देंगे, ये हमारे पास एक्सपेंसेस है, या आप उसको कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या लिखे, सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, वो 80 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 80 आएगा।
ठीक है। तो अब 80 में से जब अब मैं 50 माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो है ना क्या होगा, वो मेरे पास 30 आएगा। ये 30 मेरे पास क्या आ गया, ये हमारे पास नेट इनकम या हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, ये आ गया है। और फिर देखो फार्मूले में अब क्या है, नीचे रेवेन्यू है। ठीक है, देख सुन, तो आप देख सुन, हमारे पास जो रेवेन्यू है ये कौन सा है, ये वाला, ये हमारे पास रेवेन्यू है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमने सेल करनी है ना, मैंने 80 रुपये का कोई सेल करनी है तो वही 80 रुपये तो मेरे पास रेवेन्यू होगा ना, मेरे पास सेल्स होगा या रेवेन्यू होगा, मैं इसको कमाऊंगा ना, ये मेरे रेवेन्यू है। ठीक है, जो इसकी प्राइस है। ठीक है, तो लिहाजा जो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस इसने दी है ना, सेलिंग प्राइस SP मैं लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेवेन्यू, ये इसको आप सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वो ये है, वो कितना है सेलिंग प्राइस कितना है, वो 80 है। ठीक है, ये तो अब डेट सुन क्या है, अब हमारे पास क्या आ गया, देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला क्या है, नेट इनकम हमने कैलकुलेट किया, वो कितना है, वो 30 है। अब हम 30 को ऊपर लिख देंगे, डिवाइड बाय नीचे क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया कि नीचे क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू कौन सा है, वो मैंने बताया कि सेलिंग प्राइस या रेवेन्यू या सेल, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बचे हम क्या करेंगे, 80 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 कर लेंगे। ठीक है, 100 क्या है, ये फार्मूले में है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि हम जब भी 100 हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम परसेंटेज की फॉर्म में हम आंसर निकालेंगे, और आपको ऑप्शन में भी क्या किया है, परसेंटेज की फॉर्म में दी है। ठीक है, जब हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना डियर स्टूडेंट्स, वो 37.5 क्या होगा, वो समथिंग आएगा। ठीक है, 37.5 हमारे पास ये आंसर होगा। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर आंसर में अगर आप देखें ना, यहाँ पर कोई भी 37.5 नहीं है, लेकिन ये इसके क्लोज है। देखो इसके क्लोज है, 40% के करीब क्लोज है। ठीक है, लिहाजा हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे। ठीक है, उसको करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास क्या आ गया, 37.5% मेरे पास आ गई है। ठीक है, मेरे पास आंसर क्या होगा, वो 100 है, परसेंट में आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 40 के करीब क्या है, ये क्लोज है। ठीक है, इस फिगर के 40 के करीब क्या है, ये क्लोज है। तो अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो C क्या होगा, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा डियर सुनिए, अब नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा था, पिछले सवाल में क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पूछा था। ठीक है, ये और सवाल है, यहाँ इसने सिर्फ पूछा है आपसे, ये आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है। ठीक है, ये आपसे क्या पूछा है, आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है। और जो पिछला सवाल था ना, वहाँ पर आपसे क्या पूछा था, वहाँ से आपसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या था, वो आपसे पूछा था। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या था, वो आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, देखो इसमें से पहले डेटा निकालो। सेलिंग प्राइस अभी प्रोडक्ट क्या है, वो 150 है। तो आप हमारे पास सेलिंग प्राइस SP क्या आ गया, 150 आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी क्या है, मेरे पास जो एक्सपेंसेस है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्सपेंसेस। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ गई, वो हमारे पास SP वो 80 आ गया। ठीक है, 80 रुपीज़ मेरे पास आ गया। अब वो पूछ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास जानो, क्या करो वो बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट डेढ़ सौ, ये फार्मूला की डेढ़ सौ ये क्या है, प्रॉफिट में से क्या होगा, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से जब आप एक्सपेंसेस या जो है ना वो माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, वो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, यही हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस तरह भी आप फाइन कर सकते हैं। ठीक है, या आप इनकम स्टेटमेंट तरीके से भी फाइन कर सकते हैं, मैं पहले इस तरीके से फाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने खुद कैलकुलेट करना है, ये तो इस तरह आएगा। सेलिंग प्राइस कितना है, वो हमारे पास 150 आ गया, और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एक्सपेंसेस, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास कौन से आ गए, वो 80 आ गए। ठीक है, तो एक 150 में से जब आप 80 क्या करेंगे, वो माइनस करेंगे, तो इसमें से हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास 70 क्या गया रुपीज़ आएंगे। ठीक है ना, और देखो आपसे ऑप्शन में क्या पूछा है, देखो ये ऑप्शन इसमें पूछा है, पहले 70 आपका ऑप्शन दिया है। ठीक है, फिर 80 आपका ऑप्शन दिया है, फिर 150 आपका ऑप्शन दिया, और फिर D ये क्या क्या 230 आपका ऑप्शन दिया है। ठीक है, जो आपसे पेपर में पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो C है। ठीक है ना, 70 क्या है इसका आंसर है। ठीक है, ये तो मैंने इस फार्मूले से आपको फाइन करके दे दिया। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला क्या है, देखो अगर आप इनकम स्टेटमेंट से निकालते हैं ना, तो इनकम स्टेटमेंट क्या है, वो रेवेन्यू है या सेल्स है, उसमें से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप फाइन करेंगे ना, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर रेवेन्यू और सेल कितना है, मैंने बताया था कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस वही आपकी क्या है, वो रेवेन्यू या सेल्स है आपकी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यही आपके क्या है, रेवेन्यू है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैंने 150 लगा दिया है। ठीक है, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो इसने दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इसने दिए, वो कितने दिए हैं, वो इसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के वो 80 दिए हैं।
ठीक है। तो वो क्या करूँगा, 80 मैं करूँगा इसमें से माइनस करूँगा, और तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है ना क्या होगी, 70 क्या होगी हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है कि व्हाट डज एनपीवी स्टैंड्स फॉर इन फाइनेंशियल टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या है, नेट प्रॉफिट वैल्यू, नहीं ये भी नहीं है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, बिल्कुल ये ऑप्शन है। ठीक है, तो एनपीवी का मतलब क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, कैपिटल बजटिंग क्या है, एक टेक्निक है। ठीक है ना, कैपिटल बजटिंग एक तरह वो टेक्निक है जिसके थ्रू आपका किसी भी इन्वेस्टमेंट की आप प्रॉफिटेबिलिटी क्या करते हैं, वो फाइन करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, एब्सोल्यूट फॉर्म में आप फाइन करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसको मैं डिटेल में करा चुका हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो जॉब रिलेटेड पार्ट वाले में। अच्छा डियर सुन, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है। विच फाइनेंशियल एसेट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू डेट एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसका करेक्ट ऑप्शन डियर क्या है, वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, अब ये देखो डियर सुन, मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, मार्जिन। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या है, एक जन हम आपने कैलकुलेट किया है, एक 20% आ गया है। ठीक है, ठीक है, और एक है 30% आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपकी रेवेन्यूज़ क्या है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी आपकी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो इससे 20% क्या है, वो एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, वो इसे क्या, ये हमें ये बताता है कि आपके जो आपके पास जो रेवेन्यू है ना, वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से 20% क्या है, आपसे एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, वो ये आपको ये बताता है। ठीक है, इसी तरह क्या है, 30% का मतलब क्या है, यानी क्या है 30% क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है ना, और ये 20% था। ठीक है, तो यहाँ पर 30% का मतलब ये है कि मेरा जो रेवेन्यू है ना, वो मेरे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उससे 30% क्या है, वो एक्सीड कर रहा है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या था कि विच फाइनेंशियल पोर्शन इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू डेट एक्सीज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो वो आपको कौन सा बताता है, वो आपको क्या बताता है, वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डेशन क्या होता है, वो आपको बताता है। ठीक है, कि आपकी रेवेन्यू आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कितना एक्सीड कर रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट है कि ये है कि ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बाय फाइंडिंग इंटरेस्ट रेट डेट इक्वेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है ना, IRR। ठीक है, IR है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट IR क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, ये ऐसा क्या होता है, ये ऐसा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसा ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम जो है इंटरेस्ट रेट एक ऐसा फाइन करते हैं, हम एक ऐसा इंटरेस्ट रेट फाइन करते हैं। ठीक है, या इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, जिसके ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर क्या हो जाता है, आपकी जो कैश इनफ्लोज होती है ना, कैश इनफ्लोज क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है कैश आउटफ्लो के बराबर हो जाती है। यानी क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट है जिसके थ्रू, ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो डिस्काउंट रेट है वो क्या हो जाता है, एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, जिसके थ्रू आपका एनपीवी क्या होता है, वो आपका ज़ीरो होता है। ठीक है, एनपीवी ज़ीरो कब होगा, यानी क्या, इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हो जाते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, एनपीवी क्या हो जाता है, इसके ऊपर ज़ीरो होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपने ये हमेशा याद रखना कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है ना, हम कैलकुलेट करते हैं, एक ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जिसके ऊपर आपके इनफ्लोज और आउटफ्लो क्या हो जाते हैं, वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, या दूसरे अल्फाज में इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपका एनपीवी क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये सवाल जो है ना, दो सवाल यहाँ से पूछे थे एनपीवी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना, ये फार्मूला अगर किसी को आता था तो ये कर सकता था, वरना ये नहीं कर सकता था। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा कि इफ़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर ए प्रोजेक्ट इस 50,000 रुपीज़ है। ठीक है ना, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और कैश इनफ्लोज क्या है, वो क्या 20,000 है। यानी क्या है, इसने
ये ज़ीरो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने 50,000 रुपया क्या कि इसने इन्वेस्टमेंट की है। ये हमारे पास क्या है, कैश आउटफ्लो है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, कैश आउटफ्लो इसको कहा जाता है, ठीक है ना, जो कि हमसे निकल गया, ठीक है ना, बिजनेस से निकल गया, इसने लगा दिया है, ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं कि वो क्या करेगा, एंड कैश इनफ्लोज आर 20,000 पर ईयर, ठीक है ना, फॉर 4 सालों के लिए क्या करेगा वो इस प्रोजेक्ट से 20,000 रुपया क्या करेगा सालाना वो क्या करेगा अर्न करेगा। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर नंबर ऑफ़ ईयर्स है, ठीक है ना। ये शुरू स्टार्ट में कोई ईयर नहीं था, यहाँ ज़ीरो था। फिर पहले साल क्या था, इसने 20,000 रुपये इसने अर्न कर दिया। दूसरे साल भी क्या किया, इसने 20,000 रुपये अर्न कर लिया है, ठीक है ना। ये सारे क्या है, ये कैश इनफ्लोज है। तीसरे साल भी इसने क्या किया, इसने 20,000 रुपये अर्न करके, और चौथे साल यहाँ पर वो कहता है 4 ईयर के लिए, ठीक है ना, फॉर 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। चौथे साल भी क्या किया, इसने 20,000 रुपया क्या किया अर्न किया। ये सारे क्या है, ये सुन, ये क्या सारे क्या है, उस प्रोजेक्ट से इनफ्लो आएगा, यानी आपको जो रिटर्न जो मिलेगा, ठीक है। और ये क्या कैश आउटफ्लो क्या है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये सुन, तो इसका आप ये सुन, ये एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए ना इसका एक फार्मूला है, ठीक है ना। यानी क्या कि आपने कैश जो ना इनफ्लो है, ठीक है ना, कैश इनफ्लोज, या सॉरी यहाँ से लिख दूँ, यहाँ पर क्या होगा, कैश इनफ्लोज आएगा, ठीक है। ये का जनरल फार्मूला है, डिवाइड बटे क्या होगा, 1 प्लस आई, ठीक है ना। आई क्या है, ये डिस्काउंट रेट है, ठीक है ना, यहाँ पर इसने दी है, ठीक है ना। एंड डिस्काउंट रेट इज़ 10%, ये सवाल में इसने दी है, ठीक है ना। तो आई क्या है, वो डिस्काउंट रेट है, ठीक है। और आगे ये डिस्कशन किया है, आगे क्या है वो आगे वो टाइम पीरियड है, ठीक है ना, टी, ठीक है, टी क्या है, ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है। ये कितने साल के लिए इसने किया है, ये 4 साल के लिए किए हैं, ठीक है ना। तो ये डेट का फार्मूला ऐसे लगेगा, देखो ये क्या होगा, 20,000 इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। ये 20,000 आएगा, 1 प्लस क्या होगा, और आई कितना है, वो 10% यहाँ पर सवाल में गिवन है, ठीक है। आपने खुद फिर सॉल्व करना है, मैं सिर्फ फार्मूले में पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये 10% आ गया, और टाइम पीरियड कितना है, ये पहला साल है, 1 हम स्कूल में, ये पहला साल है। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे साल भी क्या आएगा, कैश इनफ्लोज कितने आएंगे, ये मैंने कहा कि कैश इनफ्लोज है, ठीक है। ये क्या है, 20,000 रुपये आएंगे, 1 प्लस क्या होगा, आई कितना होगा, आई क्या हो, डिस्काउंट रेट क्या, वो 10% है, और ये क्या है, टाइम पीरियड का, ये दूसरा साल है, इसलिए ऐसा हमने 2 लगा दिया। फिर हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना, ये फिर हम क्या करेंगे, ये तीसरे साल के लिए 20,000 लगा देंगे। फिर 1 प्लस क्या होगा, ये 10% कर देंगे, ठीक है। आई क्या, ये खुद दिया है, ठीक है ना, ये सवाल में खुद गिवन है, ये क्या है, डिस्काउंट रेट है। तो डिस्काउंट रेट क्या होता है, ये आई होता है, ठीक है। डिस्काउंट है वो क्या है, 10% है, ठीक है, ये वाला। तो ये 10% है, और ये क्या है, तीसरे साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड क्या है, वो 3 लगा देंगे, ठीक है। ये तीसरे साल के लिए है, ठीक है, कैश इनफ्लो है। अब चौथे साल के लिए क्या होगा, ये मेरे पास 20,000 इनफ्लोज है, मैंने कहा ये 4 साल के लिए इनफ्लोज आएंगे, ठीक है ना। ये पहले साल, दूसरा, तीसरा, ये चौथे साल के लिए 20,000 रुपये आएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, 1 प्लस 10 आएगा, फिर मैं क्या करूँगा, ये चौथे साल के लिए 4 लगा दूंगा, ठीक है। और फिर ये इसको सॉल्व करके मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं क्या करूँगा, आउटफ्लो क्या करूँगा, वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, वो इसमें से माइनस करूँगा, ठीक है ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे पास क्या है, यानी मेरे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने की है ना, या आप वो कह सकते हैं कैश आउटफ्लो जो मैंने की है, कैश आउटफ्लो, वो क्या करूँगा, मैं इसमें से माइनस करूँगा। कैश इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटफ्लो कौन सा था, ये वाला 50,000 रुपये जो मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे, देखो यहाँ पर ये वाला, ये मेरे पास क्या था, कैश आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। वो इसमें से जो मैं साल करूँगा, ये वाला सारे साल करूँगा मैं, ये वाले, और जो भी वैल्यू आएगा इसमें से ये मैं माइनस करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास एनपीवी क्या होगा, ये हमारे पास निकल आएगा, ठीक है। दोस्तों, तो आपने इस तरह इसको सॉल्व कराना है, ये मैंने मेथड भी बता दिया, ठीक है, फार्मूला भी बता दिया, इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। और बाकी ये नंबर ऑफ़ ईयर जितनी भी हैं वो आगे आपने ले जाना है, ठीक है। दोस्तों, इसको सॉल्व करना है। डिस्कशन सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है ना, तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और इनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो थैंक यू सो मच।